दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है दोस्तों कि मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। खान यानी माइंस। ऑप्शन है आपके अकराध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, लोहाध्यक्ष या सूनाध्यक्ष। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अकराध्यक्ष। मौर्य काल में खानों के अध्यक्ष को अकराध्यक्ष कहा जाता था। संभवतः इन अध्यक्षों को ही मेगास्थनीज ने मजिस्ट्रेट कहा है। लक्षणाध्यक्ष छापे खाना यानी टकसाल का अध्यक्ष होता था। ये राज्य में मुद्रा जारी करने का प्रमुख अधिकारी था। इसी तरह लोहाध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष होता था और सूनाध्यक्ष ये बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। अगला प्रश्न है, अपने शासनकाल के किस वर्ष में अशोक बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गया था। ऑप्शन है 32वें वर्ष, 26वें वर्ष, 21वें वर्ष या 13वें वर्ष। तो सही उत्तर 21वें वर्ष। अपने शासनकाल के 21वें वर्ष मौर्य सम्राट अशोक बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी ग्राम गया था। वहाँ शिला स्तंभ स्थापित कराया। चूँकि वहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए वहाँ का कर घटाकर 1/8 कर दिया गया था। अगला है कि केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की है। इनमें से कौन सा वह शिलालेख है। ऑप्शन है भाब्रू, निगाली सागर स्तंभ शिलालेख, रुम्मनदेई स्तंभ शिलालेख, बारबारा गुफा शिलालेख। तो सही उत्तर है रुम्मनदेई स्तंभ शिलालेख। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 21वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की और वहां एक शिलालेख रुम्मनदेई स्तंभ शिलालेख स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ किया गया और भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई हैं। तो सही उत्तर है, अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, आर्मेइक और ग्रीक लिपियों का प्रयोग किया गया है। तो याद रखिएगा, अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, आर्मेइक और ग्रीक लिपियों का प्रयोग हुआ है। भारत के मुख्य क्षेत्र से प्राप्त अशोक के अभिलेख जहां ब्राह्मी में हैं, वहीं उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र और भारत बाहर से प्राप्त अभिलेख अन्य लिपियों में हैं। अशोक का शाहबाजगढ़ी से प्राप्त अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, जबकि कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ये ब्राह्मी लिपि में हैं। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज के अनुसार भारत में कितनी जातियां थीं। तो उत्तर है 7 जातियां। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में 7 जातियां थीं। ये भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न अपने से भिन्न पेशा ही अपना सकता था। अगला है कि सन 1750 में सबसे पहले अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था। आपको बताना है जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम, टेफेंथलर या विलियम जोन्स। तो सही उत्तर टेफेंथलर। 1750 में सबसे पहले अशोक स्तंभ का पता टेफेंथलर ने लगाया। ये अभिलेख दिल्ली मेरठ में जो है स्थित था। दिल्ली मेरठ अभिलेख था। लेकिन सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई। प्रसिद्ध इतिहासकार डी.आर. भंडारकर ने केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया और स्ट्रेबो ने मेगास्थनीज के विवरण को पूर्णतया असत्य और अविश्वसनीय कहा है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है। आपको बताना है। तो सही उत्तर 15 अधिकरण। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण और 180 प्रकरण तथा 6000 श्लोक हैं। ये ग्रंथ अन्य पुरुष शैली में लिखा गया है। इसकी रचना कौटिल्य ने की है। दोस्तों, कौटिल्य ने राज्य को 7 तत्वों से निर्मित माना है। इन्हें राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है।
जहाज रानी का सबसे पहले उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। इसके अनुसार जहाज रानी पर राज्य का नियंत्रण था और स्ट्रेबो ने भी जहाज रानी पर राज्य के नियंत्रण की बात कही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है राज्य और शासन नीति ग्रंथ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो महत्वपूर्ण इसमें राज्य और शासन कला से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। ये वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं बल्कि राजनीति शास्त्र का अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था, आपको बताना है। परिहार, धर्मस्थी, कंटकशोधन या दंडाधिकरण। तो सही उत्तर धर्मस्थी। अर्थशास्त्र के तीसरे अधिकरण में दीवानी न्यायालयों और उनके संगठन और कार्यों का विवेचन है। दीवानी न्यायालय को धर्मस्थी न्यायालय कहा जाता है। इसके न्यायाधीश को धर्मस्थ या व्यवहारिक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन थी क्या। तो सही उत्तर है ये फौजदारी न्यायालय था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय दो प्रकार के थे, धर्मस्थी और कंटक शोधन। धर्मस्थी दीवानी और कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश और व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि जो अमात्य धर्मोपधा शुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा है। ऑप्शन है 4 वर्गों में, 6 वर्गों में, 8 वर्गों में या 7 वर्गों में। तो सही उत्तर 7 वर्गों में। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। उसके अनुसार मौर्यकाल में कोई व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही अपने से भिन्न पेशा ही अपना सकता था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित एस्टीनोमोई अधिकारी का संबंध किससे था, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नगर के अधिकारी, जिले का अधिकारी, ग्राम के अधिकारी या धर्म का प्रमुख। तो सही उत्तर एस्टीनोमोई ये नगर के अधिकारी थे। दोस्तों, मेगास्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारी के रूप में एस्टीनोमोई का उल्लेख किया है, जबकि एग्रोनोमोई जिले के अधिकारी होते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है। बुद्ध की मूर्ति, अशोक के शिलालेख, महाविभाषा या जातक कथाएं। तो सही उत्तर अशोक के शिलालेख। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अशोक के अभिलेखों को प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। निग्रोध, मोगलपुत्तिस, उपगुप्त या वसुमित्र। तो सही उत्तर उपगुप्त ने। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक 7 वर्षीय भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। उसके बाद मोगलपुत्तिस के प्रभाव से वो पूर्ण रूपेण बौद्ध बन गया। दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को प्रदान करता है और अशोक के अभिलेख बौद्ध परंपराओं के विपरीत उसके बौद्ध होने का संबंध कलिंग युद्ध से जोड़ते हैं। अशोक अपने 13वें शिलालेख, जिसमें कलिंग युद्ध की घटनाओं का वर्णन है, इसमें ये घोषणा करता है कि इसके बाद देवताओं का प्रिय धम्म की सुसाह परिरक्षा और अभिलाषा शिक्षा करता है। कलिंग युद्ध उसके अभिषेक के 8 वर्ष बाद की घटना है, इसलिए कहा जा सकता है कि इसी वर्ष अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अशोक के अभिलेख के आधार पर इसे बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक के धम्म का सार किस अभिलेख में मिलता है। द्वितीय स्तंभलेख, तृतीय स्तंभलेख, सप्तम शिलालेख या फिर इनमें से सभी। तो सही उत्तर द्वितीय स्तंभलेख में।
अशोक के धम्म का सार द्वितीय स्तंभ लेख में मिलता है। अपने दूसरे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं प्रश्न करता है कियम चु धम्मे, यानी धम्म क्या है, इसका उत्तर वो स्वयं देता है। अपासिन बे बहुकयान दयान दानेन सचे सोच एम महादेव साधवे च, यानी पाप से दूर रहना, अत्यधिक कल्याण करना, दया दान सत्यता पवित्रता मृदुता और साधुता ही धम्म है। और पाप क्या है इसके बारे में अशोक ने अपने तृतीय स्तंभ लेख में बताया है। पांचवें स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों का वध करना वर्जित किया है। और स्तंभ लेख में मुख्यतः धम्म और प्रशासनिक बातों का उल्लेख है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अशोक के शासनकाल में धम्म और नैतिकता का अधिकारी कौन होता था? तो सही उत्तर धर्म महामात्र। धर्म महामात्र अशोक के शासनकाल में धर्म और नैतिकता का अधिकारी था। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष अशोक ने जनता को धम्म की बातें समझाने और उनमें धम्म के प्रति रुचि पैदा करने के लिए धर्म महामात्र यानी धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। इसका प्रमुख कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच द्वेष भाव को समाप्त कर लोगों की एकता पर बल देना था। राजुक यानी रज्जुक भू राजस्व से जुड़े थे। अशोक के समय ये जनपद का न्यायाधीश था। इसका उल्लेख चौथे स्तंभ लेख में हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में कहता है? तो उत्तर है ये है 12वां शिलालेख। अशोक का 12वां शिलालेख धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में बात करता है कि सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम है। हमें सभी संप्रदायों का सम्मान करना चाहिए। सभी संप्रदायों में समभाव के उद्देश्य से धर्म महामात्र के साथ अस्त्र्याध्यक्षों और ब्रज भूमिकों की नियुक्ति की गई है। इसके द्वितीय शिलालेख में पड़ोसी शक्तियों जिसमें चोल, चेर, केरल पुत्र, पांड्य, सत्यपुत्र और ताम्रपाणी का उल्लेख मिलता है। 11वां शिलालेख धम्मदान को महत्वपूर्ण बताता है और 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध और आटविक जातियों को दी गई धमकी का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन किया गया था आपको बताना है। ऑप्शन है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, रामपुरवा सिंह स्तंभ, दिल्ली टोपरा स्तंभ या सारनाथ स्तंभ। तो सही उत्तर ऑप्शन ए लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ। लौरिया नंदनगढ़ बिहार के चंपारण जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान था। यहाँ से प्राप्त स्तंभ अभिलेख में मोर का चित्र वर्णित है जो मौर्य या मौर्य वंश को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष अशोक के धम्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं था? अहिंसा, मनसा वाचा कर्मणा, दूसरा है व्यवहार में संयम, तीसरा सभी के साथ समान व्यवहार या पापों से भय। तो सही उत्तर है सभी के साथ समान व्यवहार अशोक के धम्म का सैद्धांतिक पक्ष नहीं था। अपा सिनवे बहुकयाने दया दाने सचे सोचय माददे साधवे च, यानी अल्प पाप अपा सिनवे है, अत्यधिक कल्याण बहुकयाने है, दया है, दान है, सत्यवादिता है, पवित्रता यानी सोचय है, मृदुल माधवे, साधुता साधवे है। ये सभी अशोक के धम्म के सैद्धांतिक पक्ष रहे हैं जिसके व्यवहारिक क्रियान्वयन के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी। अशोक की धार्मिक और शांतिवादी नीति की यह कहकर आलोचना की गई है कि उसने मगध साम्राज्य की सैनिक शक्ति को कुंठित कर दिया जिससे अंततः उसका पतन हुआ। अशोक ने शांतिवादी नीति का इसलिए अनुसरण किया कि उसके साम्राज्य में पूर्ण रूपेण शांति और समरसता का वातावरण व्याप्त था और उसकी बाह्य सीमाएं भी पूर्णतः सुरक्षित थीं। सीमांत और जंगली जातियों को वह जिन कड़े शब्दों में अपनी शक्ति का स्मरण दिलाते हुए चेतावनी देता है उससे स्पष्ट है कि साधारण जनता और जंगली और सीमांत आक्रमणकारियों के प्रति उसने समान व्यवहार की नीति नहीं अपनाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ, चैत्य, स्तूप या गुहा कला? तो सही उत्तर स्तंभ है। मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन अशोक के स्तंभों में दिखाई पड़ता है। मथुरा और चुनार की पहाड़ियों से लाकर लाल बलुए पत्थरों से ये स्तंभ बनाए गए हैं। ये एकाश्मक पत्थर यानी एक ही पत्थर से बने हैं। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। मौर्यकालीन राजकीय कला के अंतर्गत नगर निर्माण, स्तूप, गुफाएं और स्तंभ आते हैं। चीनी यात्री फाहियान जो गुप्त काल में आया था उसने लिखा है कि पाटलिपुत्र का राजप्रसाद देवताओं द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न है, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया था?
तो सही उत्तर है अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए। धर्म केवल धार्मिक व्यवस्था नहीं बल्कि ये एक नैतिक कानून, एक सामान्य आचार संहिता या नैतिक व्यवस्था है जो कि सभी धर्मों का एक समान मिलन स्थल है। धम्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतरण है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी जिन्हें क्या कहा जाता था? देखिए, रजुक, युत, अमात्य या धर्म महामात्र, तो सही उत्तर है धर्म महामात्र। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी जिन्हें धर्म महामात्र कहा जाता था। इनका उल्लेख अशोक के 5वें अभिलेख में मिलता है। धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में की थी। रज्जुक जनपद का प्रमुख अधिकारी था जिसे न्यायिक और राजस्व संबंधी अधिकार था, और अमात्य योग्य अधिकारियों का समूह था। इन्हीं में से मंत्रिगण, मंत्रिपरिषद और विभिन्न विभागों के अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती थी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? आपको बताना है। कर, कृषि, टकसाल और नौसेना, तो सही उत्तर है कृषि। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। राज्य की ओर से सिंचाई का समुचित प्रबंध था, इसे सेतुबंध कहा गया है। अर्थशास्त्र में धान की फसल को सबसे उत्तम और गन्ने की फसल को सबसे निकृष्ट बताया गया है। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि काशी, बंग, पुंड्र, कलिंग और मालवा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। कौटिल्य ने चीन पट्ट का भी उल्लेख किया है। मौर्य काल का सबसे प्रमुख बंदरगाह पश्चिमी तट पर भड़ौच या भृगुकच्छ था, और पश्चिमी तट पर ही सोपारा यानी महाराष्ट्र बंदरगाह भी था। पूर्वी तट का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह ताम्रलिप्ति या तामलुक पश्चिम बंगाल था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सीता कर लगाया गया था किस पर? जंगली भूमि पर, गांव की कृषि योग्य भूमि पर, राज्य द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रित गांव की कृषि भूमि पर, या बी और सी दोनों? तो सही उत्तर है सीता कर मौर्य काल में राज्य द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रित गांव की कृषि भूमि पर लगाया गया था। मौर्य काल में सीता कर राज्य द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रित कर था जो गांव की कृषि भूमि पर लगाया जाता था। राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था, और राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाले प्रधान अधिकारी को सीताध्यक्ष कहा जाता था। अगला प्रश्न है, संस्कृत शब्द धर्म का रूपांतर धम्म संबंधित है किस भाषा से? संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश? तो सही उत्तर प्राकृत भाषा। धम्म शब्द संस्कृत के धर्म का प्राकृत भाषा में रूपांतरण है। अशोक के द्वितीय स्तंभ लेख से धम्म के बारे में जानकारी मिलती है। D.R. भंडारकर महोदय ने अशोक के धम्म को उपासक बौद्ध धर्म कहते हैं, और रोमिला थापर के अनुसार अशोक का धम्म उसकी निजी कल्पना थी जो उसने प्रशासनिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई थी। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार धम्म प्रचार के लिए अशोक ने कई देशों में धर्म प्रचारक भेजे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार सजाइए और दिए गए कोड का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। यहाँ पर देखिए, कनिष्क का राज्याभिषेक, कलिंग युद्ध, चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल और अशोक की मृत्यु। तो सही क्रम है, सबसे पहले इसमें कलिंग का युद्ध हुआ था अशोक के समय में, उसके बाद अशोक की मृत्यु हुई थी, फिर कनिष्क का राज्याभिषेक और चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश का था उसका शासनकाल आया। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में, अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में, कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में और चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल 375 से 415 ईस्वी तक था। अशोक के दूसरे शिलालेख से पता चलता है कि चोल, चेर, पांड्य और सत्यपुत्र उसके राज्य की सीमा से बाहर था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा था, यहाँ तक कि अंग्रेजों का क्षेत्र भी इतना बड़ा नहीं था, और सौराष्ट्र की स्थिति अर्ध स्वतंत्र प्रांत की थी। चंद्रगुप्त के समय में पुष्यगुप्त और अशोक के समय तुषास्प यहाँ का प्रशासक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था? तुषास्प, पुष्यगुप्त, बिंदुसार या राधागुप्त? तो सही उत्तर पुष्यगुप्त हो जाएगा, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त और अशोक के समय तुषास्प था, और सुदर्शन झील गिरनार गुजरात में स्थित है। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उसके राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था।
अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित कौन वर्तमान प्रांत मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था? केरल, तमिलनाडु, ए और बी दोनों, और कश्मीर। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रास तरंगड़ी से पता चलता है कि कश्मीर मौर्य साम्राज्य का अंग था, जहाँ अशोक ने श्रीनगर नामक नगर बसाया था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से पता चलता है कि चोल, चेर, पांड्य और सतीपुत्र उसके राज्य की सीमा से बाहर था, इसलिए स्पष्ट है कि केरल और तमिलनाडु मौर्य साम्राज्य के अंग नहीं थे। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तमिलनाडु और बंगाल। तो सही उत्तर तमिलनाडु हो जाएगा। राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया और रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक और उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से दक्षिण में मैसूर तक था। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का क्या नाम था? ऑप्शन है समाहर्ता, अर्थाध्यक्ष, सन्निधाता या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर समाहर्ता। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। इसका मुख्य कार्य राजस्व इकट्ठा करना, आय व्यय का विवरण रखना और वार्षिक बजट तैयार करना होता था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के अंतर्गत मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।